हाय। मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन 11, थॉर्न इज़ मॉडिफाइड ब्रांचेस बिकॉज। थॉर्न जो होता है वो मॉडिफाइड एक ब्रांच होता है, सबको पता है, तो उसका रीज़न पूछ रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ हार्ड, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। क्या इस वजह से कि वो हार्ड, स्ट्रेट और पॉइंटेड होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या इस वजह से? इट अराइज इन द एक्सिल ऑफ अ लीव। क्या इस रीज़न से? इट इज़ ए डिफेंसिव ऑर्गन। या इस रीज़न से? देखिए, थॉर्न आप लोगों को पता होगा कि थॉर्न इज़ अ मॉडिफाइड एक्सिलरी बड, जिसको हम टर्मिनल बड भी कहते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई भी होती है। ठीक है, सो थॉर्न क्या है? हमारा एक मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है। ठीक है, जिसको हम टर्मिनल बड भी कहते हैं। इसीलिए यही इसका रीज़न है कि ये इसको हम मॉडिफाइड ब्रांच कहते हैं, बिकॉज इट अराइज इन द एक्सिल ऑफ अ लीव। इट इज़ अ मॉडिफाइड एक्सिलरी बड। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर है वो हो गया नंबर सी। इट अराइज इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं नीट में, तो आपको थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए तभी जा कर के इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं सही टाइम में। सिर्फ अटैम्प्ट करना ही बड़ी बात नहीं है कि भाई मैंने कर दिया क्वेश्चन सही टाइम में। नीट टाइम का गेम है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो रिटर्न एग्ज़ाम लेते, उसमें आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम को देख करके चलना है। हालांकि रिटर्न में भी आपको टाइम लिमिट रहती है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। एमसीक्यू में हमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए होती है, और यही टेस्ट होती है। समझ रहे हो? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नंबर 1, व्हेन ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस इट इज़ कंपोजिट। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मतलब इसमें से ये ऑप्शन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये बस मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ। ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये मल्टीपल वाला नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है ऑप्शन, मतलब वो एक ही ऑप्शन बना रखा है 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मीजोकार्प इज द एडिबल पार्ट इन एप्पल। गाइनोबेसिक स्टाइल इज सीन इन ऑसिमम। हाइपेंथोडियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन यूफोर्बिया स्पीसीज। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा बना होगा जिसमें से 2 करेक्ट होंगे। अब आपको देखना है कि 2 कौन से करेक्ट हैं इसमें से। व्हेन ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस इट इज़ कंपोजिट। तो आप सबको पता है, जब इन्फ्लोरेसेंस से कोई फ्रूट डेवलप होता है तो उसको कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि मीजोकार्प इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। तो ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि थैलेमस जो होता है वो एप्पल में एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, और जो है उसका जो पेरिकार्प होता है वो इपीकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे थैलेमस होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा सही हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर गाइनोबेसिक स्टाइल इज सीन इन ऑसिमम। जब ओवेरी हमारे मिड बेस पार्ट से निकलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम गाइनोबेसिक कहते हैं, और वो ऑसिमम में देखा जाता है। ये भी सही बात है। फिर आता है हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन यूफोर्बिया स्पीसीज। ये गलत बात है। हाइपेंथोडियम ये वाला जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यूफोर्बिया में नहीं देखा जाता है, ये फाइकस में देखा जाता है। हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन, यहाँ पे होना चाहिए था किसके अंदर? फाइकस के अंदर। FICUS, फाइकस, जो कि मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ पे ये देखा जाता है। और ये जो यूफोर्बिया स्पीसीज़ है, ये सायाथियम के अंदर देखा जाता है। THIUM, सायाथियम के अंदर ये वाला इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कौन कौन सा करेक्ट है हमारा, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा बना होगा कि 1 and 3 आर करेक्ट।
ठीक है, आई थिंक वो बुक में सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो गया। रीज़न याद रखिएगा कौन सा करेक्ट है तो क्यों है, और कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, ये वाला याद रखिएगा। हाइपेंथोडियम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फाइकस ऑफ फैमिली मोरेसी। और जो यूफोर्बिया स्पीसीज है इसमें कौन सा होता है, वो होता है सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द balloon like outgrowth, the balloon like growth of parenchyma in the lumen of vessel is called। देखिए, जो हम पे ब्रॉडली आप जानते हैं मेनली 3 तरह के टिश्यू होते हैं, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। उसमें से पेरेनकाइमा की बात हो रही है कि जो बलून लाइक ग्रोथ होती है ऑफ पेरेनकाइमा इन द ल्यूमेन, वेसल के जो ल्यूमेन, जो ल्यूमेन आप जानते हैं स्पेस को बोलते हैं, कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल इज कॉल्ड, उसको हम कहते क्या है। देखिए, पेरेनकाइमा में जो होता है रे पेरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमा और रे पेरेनकाइमा मिल करके क्या करते हैं, कुछ हमारे पास एक मिनट, ठीक है, अब ठीक है, हाँ कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि रे पेरेनकाइमा और जाइलम पेरेनकाइमा मिल करके कुछ प्रोट्रूजन्स बनाते हैं, कुछ ग्रोथ बनाते हैं अपने एडजेसेंट जाइलम पे। कौन कौन मिल करके, जाइलम पेरेनकाइमा और रे पेरेनकाइमा, ठीक है। तो वो जो प्रोट्रूजन्स जो ग्रोथ बनाते हैं अपने एडजेसेंट जाइलम पे, साथ वाले जाइलम पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको टाइलोसिस। यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा, टाइलोसिस हम उसको कहते हैं। आंसर इसका टाइलोसिस है। अल्टीमेटली उस पेरेनकाइमा के साथ होता क्या है, लिग्निन की जो होती है थिकनिंग वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, इसको कहते हैं लिग्निफिकेशन। जो पेरेनकाइमा होती है अल्टीमेटली लिग्निफाइड हो जाती है और डेड हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। सो याद रखने वाली बात क्या है कि उस ग्रोथ को जो एडजेसेंट जाइलम के ऊपर बनाते हैं, रे पेरेनकाइमा और जाइलम पेरेनकाइमा, उसको हम टाइलोसिस कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन हिस्टोजन लिखा हुआ है, तो इससे मुझे याद आ रहा है टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं। अगर हम किसी भी टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ होती है, जैसे सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। मेनली अगर पूछा जाए एनिमल की स्टडी को क्या कहते हैं, प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता होता है। लेकिन इनके जो अंदर की बातें हैं, बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, टिथ की स्टडी को क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हो वहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कर लेना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे कवर होते रहेगा। आज मुझे बताइए टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं, और इसको नोट करिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 14 या 104 लिखूँ तो कोई दिक्कत है मत महसूस करना। मतलब जो पिछले में मैंने 102 और 103 लिखा है वो बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, बुक में ऐसे ही हैं, लेकिन हमने 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया था। देखो बुक में तो 91 से स्टार्ट है, 91 92 93 है ना, वहाँ से बायो का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो 14 या 104 एक ही बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है। अम्बेल इज रेसिमोस, ध्यान से सुनना सारी स्टेटमेंट। अम्बेल इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस वेयर ऑल स्टॉक्ड फ्लावर एग्रीगेट ऑन द फ्लैट रिसेप्टिकल। एक एक स्टेटमेंट को प्रोसेस करिए अपने माइंड में, फिर सोचिए। रेसिम इज अ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हैविंग मेन एक्सिस शॉर्टेंड एंड फ्लावर बॉर्न एक्रोपिटली। Spadix is a racemose inflorescence having pendulous spike with main axis much flattened. Spike is a racemose inflorescence having sessile flowers. Which option is correct? ध्यान से पढ़िए एक एक को। जो देखिए स्पाइक होता है, स्पाइक एक रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है हमारे पास। स्पाइक इज़ अ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस with sessile flowers arranged in a acropetal manner, जैसे कि एमेरेंथस है ना, अरेंज इन अ एक्रोपिटल मैनर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एमेरेंथस। कितना भौंक रहा है भाई, शांत नहीं हो सकता क्या।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार परेशान कर दिया था, वैसे मैं ज़्यादा गुस्सा करता नहीं हूँ, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सबको पता है भैया, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो बोले तो ये वो वाला प्रो नहीं है कि प्रो वर्जन, वो वाला नहीं है। ये प्रो मतलब पहला, यानी कि प्रिमिटिव, मतलब ये अलग सेंस में है, मीनिंग वही है लेकिन ये सेंस अलग है। प्रिमिटिव मतलब नॉन एडवांस्ड, और कैरियो मतलब होता है हमारा न्यूक्लियस। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रोकैरियोटिक की, बेचारे गरीब होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई होती नहीं है, उनकी पहचान यही है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस होते नहीं। हम लोग यूकैरियोटिक है, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जल्द से इसको नोट कर लो या फिर मत भी करो। क्विकली नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। प्रोटीन फैक्ट्रीज किसको कहते हैं एनिमल सेल के अंदर? राइबोसोम्स को पूछ रहा। राइबोसोम है ना, किस पे इंगेज होता है? राइबोसोम आर इंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। A, ribosome which occur on nuclear membrane and ER. B, ribosomes of only cytosol, ribosome of only nucleolus and cytosol, ribosome of only mitochondria and cytosol। तो भैया आपको पता है राइबोसोम्स आर नेक्ड, ठीक है, नेक्ड पार्टिकल्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक पार्टिकल्स, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस से प्रोड्यूस होते हैं, और पाए कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कौन सा वाला? RER, कौन सा वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ वाले पे तो होते ही नहीं है ये, ठीक है। तो आंसर तो ये हो जाएगा। आप याद क्या रखेंगे? दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोलस फाउंड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फाउंड एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।